वेलकम बैक। बल्कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। कुछ कभी कभार इतनी मज़ेदार खबरें ऑनलाइन आई हुई होती हैं कि उसको देखते देखते आप भूल ही जाते हैं कि आप किधर हैं। आपने अगर गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से देखा हो सोशल मीडिया पे, तो बात ये की जा रही है कि हमें किस तरह की स्टाइलिंग करनी चाहिए हमारे सेलिब्रिटीज़ को, और ये बात हमेशा एक अवार्ड से आगे और पीछे होती है। आपको बताते चलें कि हाल ही में पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर 17th हम अवार्ड्स हुए ह्यूस्टन में, और इसके लिए काफ़ी तैयारियां हो रही थी। पहले आपने देखा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को और वहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी ड्रामा, पाकिस्तानी इंडस्ट्री के शायकीन मौजूद हैं, उनको इनकरेज किया गया कि आप फौरी तौर पे टिकट खरीदिए और पहुँचिए हम अवार्ड्स में, बिकॉज आपके जो पसंदीदा स्टार्स हैं पहुँच रहे हैं, पसंदीदा जो कैरेक्टर्स हैं उनको नॉमिनेट किया गया है और यकीनन वहाँ होना चाहिए। बहुत अच्छी बात यह है कि दे हैड अ हाउसफुल। मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री अपनी एक बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशनिंग बना चुकी है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। ख़ास तौर पे जो हमारा मुनफरिद अंदाज़ है, जिसको ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बल्कि जो लोग उर्दू ज़बान को समझते हैं, हिंदी को समझते हैं इसलिए उर्दू ज़बान को समझते हैं, वो भी हमारे ड्रामों को, हमारी प्रोडक्शंस को सराहे बगैर नहीं रह सकते। पहले यानी पिछले साल बड़ी तनकीद हुई जी, जब हम टीवी के अवार्ड्स पहली दफ़ा कनाडा में हुए, तो लोगों ने कहा जी क्या ज़रूरत है, छोटी सी इंडस्ट्री है। बट यू नो, जो हम कहते हैं ना सॉफ्ट इमेज एंड द पीपल्स टू पीपल कॉरिडोर, जब तक आप अपने लोगों को और अपनी ख़ास तौर पे अपनी जो स्टोरी टेलिंग है उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने स्टार्स, अपने लेजेंड से दुनिया को मुतारिफ नहीं कराएंगे, वी कैन नॉट हैव दैट मार्क। सो डेफिनेटली क्यूडोज टू द इंटायर हम टीवी टीम फॉर मेकिंग इट हैपन। पहले कनाडा और इस साल हम देख सकते हैं कि ये अवार्ड्स हुए अमेरिका ह्यूस्टन में। और पहले तो जी जिस तरह मैंने कहा कि बड़ा बज़ था इसका, जो रिहर्सल्स हो रही थी उसके बारे में भी हम सुन रहे थे। फिर इसके अलावा जब स्टार्स की अराइवल थी तो उसकी एक बड़ी बज़ होती है, पीपल गेट वेरी एक्साइटेड कि उनके फेवरेट स्टार्स ह्यूस्टन पहुंच रहे हैं, वहाँ की ओवरसीज़ कम्युनिटी उनको देखना और उनसे मिलना चाहती है। सो वी सॉ के रेड कार्पेट के इर्द गिर्द तो जमे गफीर लगा हुआ था। लेकिन फिर ज़रा बात कर लेते हैं इनकी स्टाइलिंग की, जिसको हमारे क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। मुझे फैसल कुरैशी साहब की ये बात याद आ रही है कि पाकिस्तानी मूवीज़ के लिए प्रीमियर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि होता ये है कि जी मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही उस पर इतनी तनकीद हो जाती है कि लोग डिसहार्टन हो जाते हैं। लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड ही ऑल्सो राइट्स फॉर द एंटरटेनमेंट बस, तमामी मेरे ख्याल में मैगजीन्स के लिए लिखते हैं, और हाल ही में उन्होंने लक्स स्टाइल अवार्ड्स में भी कोऑर्डिनेशन और उसके कंटेंट को क्यूरेट किया। हमारे साथ आज मौजूद है सादिक सलीम फ्रॉम दुबई। सादिक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपकी भी मैंने स्टोरी देखी जी, आपने कहा कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। तो सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि ये जो हम अवार्ड्स हुए उसमें हमने देखा कि जब स्टार्स पहुँचे उनकी स्टाइलिंग के बारे में पर्टिकुलरली आपका पहला रिस्पॉन्स, पहला रिएक्शन क्या था सादिक? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आज पाकिस्तान उन चंद शोज़ में से एक है जो कि मैं दुबई से रेगुलरली देखता हूँ। आपने मुझसे मेरा पहला ओपिनियन पूछा या रिएक्शन पूछा, तो मेरा ऑनेस्टली पहला रिएक्शन यही था कि यार ये लोग इकट्ठा होके किसकी शादी में जा रहे हैं, ये मुझे बताएं सबसे पहले। हाँ। ये किसकी शादी से निकल के बाहर आ रहा है। हाँ। क्योंकि यू नो रेड कार्पेट सेरेमनी जो होती है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितना अवार्ड शो होता है। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक शेयर कर रहा हूँ, चाहे आप ऑस्कर्स ले लें, फिल्म फेयर अवार्ड्स ले लें, आईफा ले लें या लक्स स्टाइल अवार्ड्स ले लें, 80% आपकी जो टाइमलाइन होती है वो रेड कार्पेट से भरी हुई होती है। और शो के अंदर तो किसी को याद भी नहीं होता कि यार, क्योंकि वो आपने इतनी तस्वीरें बाहर ली हुई होती हैं, तो बस वही चल रहा होता है। हाँ। तो जब आपको रेड कार्पेट के नाम पे अगर इस तरीके की वलीमे की तस्वीरें देखने मिले, हाँ, तो फिर आप सोचते हैं कि यार ये किस तरीके का फैशन हम इंटरनेशनल लेवल पे दिखा रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप शेरवानी पहने या फिर आप कोई शलवार कमीज या फिर हमारा नेशनल कपड़े अगर आप पहनना पसंद करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली ओके। मगर कोई कट होता है, कोई फिनेस होती है, फिटिंग होती है, ट्रेंड होता है। रेड कार्पेट जो होती है सेरेमनी, ये टोन सेट करता है इवेंट का, ये ट्रेंड सेट करता है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी स्टार ने ऐसा कोई मोमेंट दिया हो कि जहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट लेके ये बात कहे कि यार हाँ इस तरीके के कपड़े मुझे पहनने, अरे मेरे अगले इवेंट पे मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं। फीलिंग अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। आपसे समझ पाई हूँ कि आप एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन फिर मेरा ये सवाल है कि जब स्टार्स की अराइवल होती है तो हम इनके एयरपोर्ट लुक्स और इनके अराइवल को कह रहे थे कि बड़ा अच्छा इन्होंने अपने आप को कैरी किया है, कैजुअल भी है, स्मार्ट भी है। रिहर्सल्स में हमने देखा लॉट ऑफ देम वर वेयरिंग जिम कैप, बड़ी
बड़े टोन्ड लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे सबके सब, लेकिन फिर रेड कार्पेट पे क्या हुआ और ख़ास तौर पे एक्सपेक्टेशन क्या है, यानी आर वी एक्सपेक्टिंग देम टू बी एजी, ग्लैमरस? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर देखा जाए तो इनको जिन किरदारों में, जिन कहानियों में इन एक्टर्स को पसंद किया जाता है वो बड़ी रिवायती, बड़ी ट्रेडिशनल पाकिस्तानी होती हैं, तो हम इनको देखते हैं बड़े घरेलू से एवटार में। तो जब ये रेड कार्पेट पे पहुंचे तो आपको क्या लगता है कि इनको कैसा दिखना चाहिए, और ख़ास तौर पे आपको क्या लगेगा कि मिसेस एंड फेलियर्स किसकी स्टाइलिंग को आप कहेंगे? सिवा अगर हमने उनकी लिस्ट बनानी शुरू की जो कि अच्छे नहीं लग रहे थे सही, या जिन्होंने मार्क मिस कर दिया, तो फिर तो आई थिंक काफी लंबा शो हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट दोस जिन्होंने रेड कार्पेट पे हमारी कहते हैं ना इज्जत रख ली। जी, सो स्टार्टिंग द लिस्ट विद आयशा उमर। आई थिंक आयशा उमर इन सारे स्टार में सबसे रेड कार्पेट अप्रोप्रिएट लग रही थी। उन्होंने 2 ड्रेस चेंज भी किए थे। आई थिंक पहला जो था वो इलान वाला था, दूसरा जो था वो नोमी अंसारी का एक गाउन था। दोनों में बहुत अच्छी लगी। आई थिंक आयशा उन चंद स्टार्स में से एक हैं जिन पे आप एब्सोल्युटली फैशन चॉइसेस के मामले में आप उन पे रिलाई कर सकते हैं। सेकंड वन इज अस्मा नबील, वो जो राइटर हैं खानी की। आई थिंक मैंने उनको लक्स के टाइम पर भी नोट किया था, उन्होंने अपने कुर्ते के पीछे बड़ा सा खानी लफ्ज लिखा हुआ था। दैट वाज वेरी क्रिएटिव। इस तरीके की चीजें जो है वो याद रहती हैं। अच्छा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे सादिक जो किया जा रहा था वो इनकी इसके ऊपर था ना, तो आपको बताते चले कि जी अस्मा नबील वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इनकी स्टाइलिंग की थी अगेन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन अनीला मुर्तजा ने, और यू नो अस्मा ने भी तमाम क्रेडिट अनीला को दिया। अनीला हैज रियली कम अ लॉन्ग वे। मुझे याद है कि शी यूज्ड टू बी अ प्रोडक्शन असिस्टेंट एंड नाउ शी इज रियली मेड हर मार्क एज अ स्टाइलिस्ट। आपको बताते चले कि आयजा की और बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स की हमारी इंडस्ट्री में स्टाइलिंग अनीला ही करती हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे जिक्र किया आयशा उमर का, तो आयशा उमर का नोमी अंसारी गाउन वाज रियली अप्रिशिएटेड। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है सादिक कि इकरा अजीज का गाउन भी नोमी ने ही बनाया था, जिस पे बहुत ज्यादा तनकीद आ रही है एंड एवरीबॉडी सेड कि दिस इज प्रोबेबली नॉट वन ऑफ इकराज बेस्ट लुक्स। लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी अगेन अबाउट एक्सपेक्टेशंस, व्हाट डू यू थिंक पीपल एक्सपेक्टेड दी स्टार्स कि इनका रेड कार्पेट लुक क्या होगा, ग्लैमरस होगा, एजी होगा, रिवायती होगा? हमारे लोगों की इनसे क्या एक्सपेक्टेशन थी? देखिए इसका कोई सिंपल आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि फैशन की कोई जैसे सालाना कोई रूल बुक तो इशू होती नहीं है कि हमें इस साल ये करना है, इस साल ये नहीं करना। बट आई थिंक प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए आपके लुक्स में। फॉर इंस्टेंस आप देखें कि अवार्ड्स पे, रेड कार्पेट पे 80% जो हमारे मर्द हजरात थे उन्होंने या तो काली शेरवानी पहनी हुई थी या एक बेसिक काला सूट पहना हुआ था। जो औरतें थी, जो एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने एक वाइट आउटफिट पहना हुआ था विच वाज मोर यू नो वेडिंग अप्रोप्रिएट, निकाह अप्रोप्रिएट। आप ये रेड कार्पेट स्टेटमेंट्स इससे नहीं बनते। और आई थिंक एक चीज़ सबको ध्यान रखनी चाहिए इज वी ऑल मस्ट बी अवेयर, वी ऑल आर अवेयर इन फैक्ट कि आसपास जो है हमारे मुल्क के यहाँ पे जो हमसे कम्पीट कर रहे हैं या फिर जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, सिमिलर इंडस्ट्रीज, नॉट नेसेसरली इंडियन इंडस्ट्री बट और भी इंटरनेशनली ऑल्सो, आप जब एक अपने सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे फॉर इंस्टेंस अगर आप कुछ स्क्रॉल करते हैं, आप आई थिंक विद इन फ्यू सेकंड्स आप 7-8 तस्वीरें देख लेते हैं। उसमें तो कुछ ही ऐसी होती है जहाँ पे आप ऊपर वापस जाते हैं और आप चेक करते हैं यार ये लुक है, जो कि अगर आप शेरवानियाँ और वो जो कि आप टेलीविजन पर पहन रहे हैं ऑलरेडी, और अगर आप वही लुक्स बार बार अगर आप रेड कार्पेट पे भी देंगे तो ये इजी कम इजी को वाली बात है। मतलब इट्स अ सेफ प्ले। ना ये बुरा है, ना ये बहुत अच्छा है, ना ये ज़्यादा नोटिस होता है। बट हाँ, कुछ लोग हैं जैसे अदनान सिद्दीकी साहब, आई थिंक ही लुक्स अमेजिंग इन ब्लैक शेरवानी, तो उन्हें ये सारे बाकी जो हैं वो ये रेपुटेशंस माफ़ हैं, क्योंकि जितनी अच्छी शेरवानी और सूट्स वो कैरी करते हैं, आई डोंट थिंक कि हमारे मेल एक्टर्स में से कोई भी करता होगा। बट टेल मी समथिंग अबाउट शेरवानीज। आपने यहाँ पे ब्लैक शेरवानीज का जिक्र किया, निकाह लुक का किया कि वो जो वाइट कपड़े पहन के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो निकाह की ब्राइड लग रही होती हैं। माई क्वेश्चन इज, यू योरसेल्फ वर अ लिटिल यू नो, आपको अभी आप अनडिवाइडेड थे थोड़ा सा, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें इसको, बहुत अच्छा कहें या बहुत बुरा कहें। अली रहमान की लुक के बारे में क्या कहेंगे? ही हैड अ वेरी कलरफुल शेरवानी। उसके अलावा आसिम हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग यू नो आई लव कश्मीर स्टोल विद हिज यू नो विद हिज अटायर। इसको आप कैसा समझेंगे, या फिर आपको लगता है कि मेन शुड स्टिक टू ब्लैक शेरवानीज एंड द यू नो द वुमेन शुड स्टिक टू द निकाह लुक?
जी सिद्रा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मगर देखें इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता। हाँ। हर इंसान समझता है कि उसके सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। स्टार्स भी ऐसे ही होते हैं, बल्कि उनके पास तो एक्सपोजर जितना उन्हें मिलता है और अटेंशन जितना उन्हें मिलता है, उन्हें तो इस चीज़ की ज़्यादा समझ होनी चाहिए कि आजकल क्या चीज़ें जो हैं वो ट्रेंडी हैं। रेड कार्पेट अप्रोप्रिएट कपड़े कौन से होते हैं, इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स क्यों कोई हमारे यहाँ ट्राई नहीं करता, हमारे यहाँ टॉप नेशनल डिज़ाइनर्स क्यों किसी ने ट्राई नहीं किया, वाई डिडंट दे हायर किसी स्टाइलिस्ट से क्यों नहीं उन्होंने आई डोंट नो कंसल्ट किया भी कि नहीं किया, और अगर किया तो फिर शायद वो सही स्टाइलिस्ट नहीं थे, उन्होंने आपको शायद सही तरीके से गाइड नहीं किया। क्योंकि इतना ज़बरदस्त हंगामा हो रहा था सोशल मीडिया पे कि लोग अपनी बिजनेस क्लास से जाने की तस्वीरें डाल रहे थे, जगह जगह घूम रहे हैं, रिहर्सल्स हो रही है, अच्छे खासे बड़े स्टार्स वहाँ पे मौजूद हैं। जो पहली तस्वीरें जो मीडिया जो बैच जो निकलता है वो हम इंतज़ार कर रहे थे कि यार अच्छा अभी आएंगी, सो वील यू नो सर्कुलेट। मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ पे मीडिया हाउसेस को कमेंट किया हुआ था कि ठीक है आई राइट अ स्टोरी ऑन इट और हम भेजेंगे, मगर जब वो तस्वीरें आई तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार एक जगह यू नो सोशल मीडिया पे GQ मैन ऑफ द ईयर अवार्ड्स, एल ब्यूटी अवार्ड्स चल रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले पेरिस फैशन वीक खत्म हुआ है ना। ये जो अगर मैं ये वाली तस्वीरें भेजूंगा तो फिर इसके साथ कोई क्या लिखे, दीज आर नॉट ट्रेंडी क्लोथ्स, दीज वर दे डिड नॉट हैव द फिनेस, दे डिड नॉट हैव, उसमें ना फिटिंग्स थी कोई सही, ना कोई हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी भी आर्टिस्ट ने कोई लुक टेस्ट किया हो या फिर कोई ट्रायल हुआ हो उनका। ये ऐसा लग रहा था कि सबको एक ही थान से कपड़े काट काट के दिए गए। You're absolutely right. Sadiq, I understand your pain जिसकी वजह से we didn't make the news for the clothes and the styling of course, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें ट्रेंड की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। That was Sadiq Salim with us from Dubai, very good friend of mine and writes for all the major entertainment beats in Pakistan. अच्छा जी, ये आपको बताते चलें कि स्टाइलिंग पाकिस्तान में एक क्वेश्चन मार्क इसलिए भी है क्योंकि हमें लगता है कि स्टाइलिस्ट का काम ये है कि दे विल स्पीक टू अ फ्यू डिज़ाइनर्स और आपके लिए अप्रोप्रिएट कपड़े लेके आ जाएंगे। और अक्सर जो स्टाइलिस्ट भी होते हैं, बिकॉज अभी क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है हमारी इतनी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन नहीं हुई है, वो अपने एग्जिस्टिंग कलेक्शंस में से या अपने फैशन वीक के कलेक्शंस में से स्टार्स को कपड़े लेंड कर देती है। दीज आर नॉट बिस्पोक क्लोथ्स। गाउन्स हो सकता है कि उसके बारे में भी सादिक का और मेरा पर्सनली ख्याल भी यही है कि उनकी फिटिंग्स इतनी ज़बरदस्त नहीं थी, पर एट द सेम टाइम kudos to the entire team for flying up there. इनके काम के लिए इनको सराहा गया, हाउसफुल था, those were the positives of it। और फिर मेरे ख्याल में चलते चलते ही ये कारवां आगे बढ़ेगा। There were some favorites, people did like Hania's color choice क्योंकि at least वो एक different color था। Lots of frills, maybe that didn't do her justice, लेकिन खैर अलग अलग हर एक पे अब क्या बात की जाए। आगे बढ़ते जी प्रोग्राम में हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो बताएंगे आज इंटरनेशनल पोस्ट डे भी है, इसके बारे में बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अगर आपको याद हो तो बचपन में हम संग संग चले के गाने सुनते थे और उसमें एक बड़ा ही ज़बरदस्त गाना था डाक बाबू। तो डाक बाबू से कहा जाता था कि मेरा ख़त जल्दी से नानी अम्मा को दे आओ क्योंकि मेरी गुड़िया की परसों सालगिरह है। सो आई फेल्ट के दिस इज़ सच एन अप्रोप्रिएट सॉन्ग फॉर टुडे क्योंकि आज इंटरनेशनल पोस्ट डे मनाया जाता है। बड़ा रोमांटिसिज्म इन्वॉल्व है जी इस बात से कि लोग पहले ख़त लिखते थे, पोस्ट कार्ड्स भेजते थे। आप किसी भी जगह ट्रैवल करें, मुझे अच्छी तरह याद है कि द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू लंडन तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुई थी पोस्ट कार्ड्स को देख के, और उसमें रॉयल फैमिली के पोस्ट कार्ड्स होते थे, बकिंगम पैलेस के पोस्ट कार्ड्स होते थे, एंड इट वाज इंटरनेशनल मदर्स डे। उस दिन वर्ल्ड मदर्स डे था, तो मैंने अम्मी को ख़ास तौर पे एक पोस्ट कार्ड वहाँ से भेजा था, एंड उसकी जो रिसीव करने की एक्साइटमेंट होती थी वो बड़ी डिफरेंट होती थी। आई स्टिल फील कि अभी भी इसकी बड़ी अहमियत है, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो बाहर अप्लाई कर रहे हैं, जो इमिग्रेशन के लिए अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। पोस्ट कैन नॉट रियली बी टेकन अवे इंटायरली, और जो उसकी एक्साइटमेंट होती है ना कि आपको किसी ने कुछ पोस्ट किया है, हैंड रिटन लेटर आया है, ईमेल्स, टेक्स्ट, व्हाट्सएप के ज़माने के बावजूद वो जो हैंड रिटन नोट और ख़त का रोमांस है ना, वो अपनी जगह कायम है। और आज भी मैं अगर अपने वालिदैन की बात करती हूँ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करती हूँ, उन्होंने कई ऐसे ख़त संभाल के रखे हुए जिसकी अब कहना चाहिए कि एक आर्काइवल वैल्यू हो गई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले ज़माने में जब वॉइस रॉय या कोई गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आता था तो उसके ऊपर क्योंकि सील
ऑफ द क्वीन होती थी उसको संभाल के रखा जाता था। तो मेरी नाना की याददाश्तों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो इस तरह के बड़े इंपॉर्टेंट लेटर्स उनके पास हुआ करते थे। एंड आई जस्ट फील दैट इट्स अ ओल्ड वर्ल्ड चार्म। तो आज ही पूरी दुनिया में पोस्ट डे मनाया जा रहा है और इसको सेलिब्रेट करने के लिए पाकिस्तान पोस्ट के अलावा आप देखते हैं कि दुनिया भर के जो पोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुसूसी स्टैम्प्स भी रिलीज़ करती हैं। और एक ज़माने में हम देखते थे कि स्टैम्प्स को कलेक्ट करने का भी रिवाज था। वो भी यही बात थी कि कोई कहीं जाता था, एफर्ट करता था वहाँ से आपके लिए ख़त लिखने के लिए, तो उस मुल्क का खुसूसी स्टैम्प आपके पास आता था जिसको आप कलेक्ट करते थे। तो बड़ी महारत से हमें बताया जाता है किताबों में कि उसको उतारा जाता था, बिकॉज गम लगी हुई होती थी तो रूई को गीला करके आहिस्ता आहिस्ता स्टैम्प को रिट्रीव किया जाता था और उसकी ख़ास स्टैम्प बुक्स होती थी जिसमें उसको रखते थे। लेकिन इसी हवाले से हमने तैयार की एक छोटी सी रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डाक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जिस दौरान मुख्तलिफ तकरीब और सेमिनार्स का इनेकाद करके इस दिन की अहमियत को उजागर किया जाएगा। 9 अक्टूबर इंसानी तारीख का वो सुनहरा दिन है जब 1874 में स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के इन्वान से पहली बाकायदा पोस्टल यूनियन का कयाम अमल में लाया गया, जिसके जरिए लोग दुनिया में कहीं भी मौजूद अपने प्यारों को तहरीरी पैगामात और मरासले भिजवा सकते थे। 9 अक्टूबर 1969 में जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की आलमी कांग्रेस हुई, जिसमें फैसला किया गया कि डाक की अहमियत और अफादियत के पेश नजर आइंदा इस रोज को आलमी सतह पर मनाया जाए, ताकि मुख्तलिफ तकरीब और सेमिनार्स का इनेकाद करके सिलसिला डाक की तरक्की के लिए दुनिया भर में आगाही पैदा की जा सके। इस दिन के बाद 9 अक्टूबर को हर साल दुनिया भर में वर्ल्ड पोस्ट डे के तौर पर मनाया जाता है। हाउ क्यूट। और इसी तरह ज़िंदगी में मिठास पैदा कीजिए, अच्छा सा कोई खूबसूरत सा ख़त किसी को लिख दीजिए। वालिदैन के लिए खुसूसन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मुल्क से बाहर हैं या शहर से बाहर हैं, एंड इफ़ यू राइट टू देम देयर इज़ नथिंग दैट मैचेस दैट हैप्पीनेस। अच्छा जी, मिठास की अगर बात हो रही है तो ज़िंदगी में कभी कभार मीठा ज़्यादा भी हो जाता है। हम देखते हैं कि ज़ियाबतीस की जो मेडिकल कंडीशन है वो अब बड़ी कॉमन होती चली जा रही है, ख़ास तौर पर टाइप 1, जिसके अंदर आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपकी बॉडी फिर भी इनफ इंसुलिन नहीं बना रही होती। इसकी क्या वजूहत है? कि हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर्स शामिल हो चुकी हैं। इस सिचुएशन या इस कंडीशन का हम बहुत ज़्यादा असर देख रहे हैं जब हम बात करते हैं छोटे बच्चों में और ज़्यादातर बुज़ुर्गों में भी। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे खुसूसी तौर पे द फाउंडर ऑफ मीठी ज़िंदगी, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये ख़ास तौर पे काम करती है ज़ियाबतीस के मरीज़ों के साथ। मरीज़ों नहीं कहना चाहेंगे, पीपल हु हैव टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, कि इस कंडीशन के साथ ज़िंदगी को और फ़ाल, प्रोडक्टिव और नॉर्मल कैसे बनाया जा सकता है। क्या आपकी नॉर्मल एक्टिविटी से आपको कटना पड़ेगा या आप अपनी ज़िंदगी में लाइफस्टाइल चेंजेस करके यू कैन हैव ऑल द सेम एडवांटेजेस। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सना अजमल। थैंक यू सो मच सना फॉर बीइंग हियर। एंड आई एम टोल्ड हैड टाइप 1 डायबिटीज़ इवन फ्रॉम चाइल्डहुड, तो उसके बाद ही आपने सोचा कि मीठी ज़िंदगी का एक इनिशिएटिव लिया जाए। सो टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी प्लीज़। सिद्धा, मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ हुई थी 15 इयर्स की एज में। टाइप 1 डायबिटीज़ मीन्स कि आपका पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बना सकता टोटली, एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन फॉर लाइफ, विच मीन्स इंसुलिन इज़ लाइक ऑक्सीजन फॉर यू, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। तो हुई इनिशियली डिफ़िकल्टीज़ थी, नेचुरली चैलेंजेस थे, एंड यहाँ माई पेरेंट्स वर देयर टू सपोर्ट मी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे एम्पावर किया, मुझे एजुकेट किया, मुझे हर तरीके से बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड की, विच इज़ वाई आई एम स्टैंडिंग वेयर आई एम टुडे। ठीक है। तो मीठी ज़िंदगी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आपकी जो मैंने एक्टिविटीज़ देखी हैं, द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, इन स्कूबा डाइविंग, ट्रैवल, सो बेसिकली ट्राइंग टू टेल पीपल कि इट्स नॉट द काइंड ऑफ लिमिटिंग मेडिकल कंडीशन, कि इसके साथ ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आप खेल कूद नहीं कर सकते, लेकिन आम तासुर यही था। ये गलत फहमी लोगों को क्यों ऐसा ना कि डायबिटीज़ को लेकर, स्पेसिफिकली टाइप 1 डायबिटीज़ को लेकर लोगों के ख्यालात बहुत गलत हैं। द थिंग इज़ शायद अवेयरनेस नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है, मालूम नहीं है अभी कि क्या है, इसके साथ किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। यही हम लोगों को शो करने की कोशिश करते हैं कि आपको इंसुलिन लेनी है, आपको इसको मैनेज करना है, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू। एब्सोल्युटली। हम लोगों ने
ऐसे हमारे पास बच्चे हैं जो कि स्पोर्ट्समैन हैं, आप खुद एग्जांपल देख लें, वसीम अकरम हैज़ टाइप 1 डायबिटीज़, और वसीम अकरम जैसी एग्जांपल्स दे जस्ट शो कि विद द राइट एजुकेशन एंड विद द राइट ट्रीटमेंट आपको कोई चीज़ स्टॉप नहीं कर सकती। एब्सोल्युटली, यानी वसीम अकरम इज़ वन एडवांटेज, और इनका एग्जांपल हम अक्सर देते हैं ना सिर्फ स्पोर्ट्स की दुनिया में, इसके अलावा अगर आप देखें इवन इन शो बिजनेस, ज़ेबा बख्तियार इज़ अनदर पर्सन who has diabetes but she manages it well। तो कहने का मकसद ये है कि आप ज़िंदगी को आसान बना, लेकिन प्रिवेंशन की थोड़ी सी बात करें। एक तो हम जैसे कहते हैं कि मेडिकली पीपल हु हैव डायबिटीज़ इन देयर फैमिली आर मोर प्रोन टू इट, आप जेनेटिकली भी ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है, लेकिन पेरेंट्स क्या रोकथाम कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स दे नॉट रियली कीपिंग एन आई ऑन द शुगर इनटेक ऑफ अ चाइल्ड, और अक्सर हम देखें कि बच्चों के जितने स्नैक्स हैं वो लेडन है विद शुगर, चाहे वो फिजी ड्रिंक्स की हम बात करें, चॉकलेट्स की बात करें, उनके वेफर्स की बात करें, एवरीथिंग हैज़ अ लॉट ऑफ शुगर। सो डज दैट कंसर्न यू? सो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है दैट कैन बी प्रिवेंटेड, एंड टाइप 2 डायबिटीज़ हैपन्स इन एडल्टहुड, लेकिन जो बच्चों की बचपन से डाइट है दैट अफेक्ट्स इट। ठीक है। सो जो बच्चे बचपन में खा रहे हैं दैट विल अफेक्ट वेदर दे गेट टाइप 2 डायबिटीज़ इन एडल्टहुड और नॉट। लेकिन जिस पे हमारा फोकस है मीठी ज़िंदगी इज़ वेरी फोकस्ड ऑन टाइप 1 डायबिटीज़। नाउ टाइप 1 डायबिटीज़ हैज़ नो प्रिवेंशन, इट हैज़ नो क्योर, उसके कॉजेज़ ही अननोन है। सो इट्स समथिंग लाइक एक बच्चे को हो गई है नाउ ही हैज कई दफा बहुत अर्ली डायग्नोस होती है, बहुत ज़्यादा। हमारे पास एक 1.5 मंथ की बच्ची भी आई जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ थी। सो इट्स समथिंग लाइक कि बस वो हो गई है, इट्स अ कंडीशन दैट हैपेंस टू एनीवन, एंड व्हेन इट हैपेंस यू जस्ट हैव टू लिव विद इट। अच्छा, बाकी सूरतों में तो सना हम प्रिवेंशन की बात कर रहे थे ना, तो पेरेंट्स भी कभी रिलैक्स हो जाते हैं, बच्चे ने कहा आप मना भी करना चाह रहे हैं बट कहते हो कि वंस इन अ व्हाइल अ लॉट ऑफ चॉकलेट इज़ फाइन, अब जैसे हैलोवीन आ रहा है, बाहर सब लोग बच्चे इतनी कैंडीज जमा कर रहे होते हैं। अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, कितना मुश्किल होता है एक बच्चे को समझाना या उसको रोकना। यहाँ तो बड़ों की अगर आप बात की जाए तो उनके लिए मुश्किल है अपने आप को मीठे से रोकना, बच्चे की तो उम्र है, वो इर्द गिर्द अपने लोगों को देख रहा है, और ख़ास तौर पे अगर एक फैमिली में किसी एक बहन या भाई को, एक बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ हो, तो फिर हाउस होल्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है? सो द होल फैमिली हैज़ टू कोलैबोरेट, सारी फैमिली को अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ता है, तभी वो बच्चा अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कर पाता है। दिस इज व्हाई द रोल ऑफ फैमिली इज सो इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मीठी जिंदगी डज, राइट? सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज दैट कि हम चाहे प्लेट से मिठास कम हो जाए, हम ख़त्म नहीं करने को कहते हैं, बट चाहे प्लेट से मिठास कम हो जाए, वी वांट देम टू नो दैट दे कैन लीड वेरी गुड लाइव्स। इट्स नॉट अ कंटेजियस डिजीज, आपसे किसी को लग नहीं सकती, इट्स नॉट समथिंग दैट विल अफेक्ट एनीवन एल्स, इट्स जस्ट समथिंग दैट जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है और उसको भरपूर तरीके से गुजारना है। सर, माशरे के रवैयों के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह अभी आपने कहा कि बहुत छोटी उम्र में बच्चों को अगर डायबिटीज़ है, हमारे यहाँ आमतौर पर बहुत सारे जहाँ मिथ्स एंड स्टिग्मास हैं, हम कहते हैं कि हर हेल्थ कंडीशन के साथ ही हम पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि थिंग्स आर मोर देन व्हाट मीट्स द आई, डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है। शादी ब्याह के मामलात में जब अगर एक यंग बिल्कुल लड़का या लड़की है, दोनों में से किसी को भी अगर डायबिटीज़ है, आप क्या समझती हैं, लोग फोर फ्रंट पे अप फ्रंट बताते हैं या कहते हैं कि छुपा लिया जाए, बाद में बताएंगे, और इससे कोई मुश्किलात पैदा होती हैं क्या? एक्चुअली तो देखिए मुश्किलात पैदा नहीं होती, अगेन अवेयरनेस की कमी है। मैं रवैयों की बात कर रही हूँ। डू पीपल आर ओपन टू द आइडिया कि अगर वो एक यंग बच्ची का प्रपोजल कंसिडर कर रहे हैं एंड शी हैज़ टाइप 1 डायबिटीज़, सो आप बहुत कम लोग ओपन होते हैं। आई वुड से यस, रवैये हमारी सोसाइटी में लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से नहीं, बिकॉज लोगों ने देखी ही नहीं है ऐसी एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल जब मैं बात करती हूँ उसके बारे में तो मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मेरी शादी भी हो गई है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, आई एम डूइंग सो मच। सो क्या चीज़ है जो मेरी लाइफ में कम है? कुछ भी कम नहीं है। द थिंग इज़ दैट वी नीड टू मेक श्योर कि ये रवैये चेंज हों, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो, ताकि इसकी रिकग्निशन आम हो, जिसके लिए हम लोग स्कूल्स में अब कैंपेन कर रहे हैं। बिल्कुल। सो ये जो स्कूल्स की कैंपेन है हमारी, ये पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची, इट्स हैपनिंग इन 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ पाकिस्तान। सना, वी एम गोइंग टू गेट बैक टू दैट। मुझे बताया जा रहा है एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। लेट्स हेड फॉर अ ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है बीजिंग में, और मुलाकात में सी-पैक और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। वेल,
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो अभी हम बात कर रहे थे टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। देयर इज़ नो रीज़न वाई इट हैपन्स टू यू, लेकिन अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है, इट्स मोर अबाउट लाइफ मैनेजमेंट। क्या आप अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं और ऐसे किसी भी मेडिकल कंडीशन रखने वाले को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। सना हमारे पास मौजूद हैं फ्रॉम मीठी ज़िंदगी, दैट वर्क्स एज अ रिसोर्स एंड एज अ सपोर्ट ग्रुप फॉर देम। इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सना, आप जो बात कर रही थी कि 3 शहरों में स्कूल्स की आउटरीच प्रोग्राम, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल। सो ये प्रोग्राम है, इट्स बेसिकली एम्ड एट 3 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज कि बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए अबाउट दिस काइंड ऑफ डायबिटीज़, हाउ टू रिकग्नाइज इट। सेकेंड इज टू क्रिएट एम्पैथी, कि जिन बच्चों को डायबिटीज़ हो जाती है उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। सो व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इज कि जिन बच्चों को डायबिटीज़ हो गई है उनके लिए हम सोशल एटीट्यूड्स को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, एंड ऑल्सो हाउ टू मेक श्योर कि किसी बच्चे को हो गई है तो उसका डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाए, टाइमली हो जाए, मिसडायग्नोसिस ना वेरी हो। क्विकली सना, जो हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं पेरेंट्स, उनको अगर फैमिली में किसी को नहीं है डायबिटीज़, तो टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं? हाउ कैन दे दे शुड पे अटेंशन टू दीज एंड इमीडिएटली टेक द किड फॉर अ So डायग्नोसिस? there are 4 symptoms. Frequent thirst, प्यास बहुत लगती है, वॉशरूम बहुत जाना पड़ता है, वेट लॉस होता है सडनली और थके हुए रहते हैं बच्चे। So these 4 symptoms अगर किसी में आ रहे हो। वेरी इंटरेस्टिंगली आई वाज स्पीकिंग टू सम पीपल जिनके बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ है। उन्होंने कहा कि शुरू में जब पता नहीं था, वो बस जिसको कहते हैं ना कि हार्डली इट वाज सम गुड लक दैट दे वर सेव, वरना आम तौर पे ये सारे सिम्टम्स को देखते हुए कि जी बच्चा वीकनेस बहुत फील कर रहा है और वजन तेज़ी से गिर रहा है, हमारे यहाँ जो मशवरे दिए जाते हैं, तो इस वन मदर उन्होंने कहा कि जी मुझे बार बार कहा जाता है बच्चे को गन्ने का जूस पिलाएं। सो इमेजिन इफ अ चाइल्ड हैज़ टाइप 1 डायबिटीज़ और आप उसको शुगर केन जूस पिला दें, आई मीन इट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल। इसीलिए ये ज़रूरी है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, टीचर्स को पता हो ये सिम्टम्स बच्चों को पता हो ये सिम्टम्स आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को हैंड आउट्स जाएँ, दे कैन रीड इट कि जी अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इट कैन बी टाइप 1 डायबिटीज़ एंड दे मस्ट गेट टेस्टेड। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी आल्सो डू इज़ दैट कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वी हैव ट्राइड टू रीच आउट टू थाउजेंड्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन विद टाइप 1 डायबिटीज़। इंसुलिन इज़ एन एक्सपेंसिव मेडिकेशन और इसके अलावा कोई इलाज भी नहीं है टाइप 1 डायबिटीज़ का। सो वी सपोर्ट देम विद दिस इंसुलिन। मतलब हमारा जो एक होलिस्टिक प्रोग्राम है, व्हाट इट डज इज़ कि वो इंसुलिन सपोर्ट भी देता है, वो इन बच्चों के लिए ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहा है इन स्कूल्स, और हम चाहते हैं कि स्कूल्स हमारे साथ दे शुड जॉइन हैंड्स विद अस सो दैट वी कैन एक्चुअली मेक श्योर कि हमारे दरम्यान में बहुत सारे वसीम अकरम बन सकें, बहुत सारी ज़ेबा बख्तियार बन सकें, जस्ट बिकॉज दे वर गिवन अ मीठी लाइफ, बिकॉज दे हैड। एक दफ़ा फिर मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, मीठी ज़िंदगी सपोर्ट्स जिस तरह के आपने देखा आउटरीच प्रोग्राम्स भी है, फिर इसमें बात की जाती है हाउ टू मैनेज द कंडीशन फॉर लाइफ, हाउ टू बी सेंसिटिव एंड एम्पैथाइज इट। अगर आप सोचें कि एक छोटा बच्चा है क्लास 5 या 6 में है और उसको अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उसके इर्द गिर्द दोस्तों को भी एक कॉग्निजेंस होनी चाहिए। आप अपने बच्चे के लंच बॉक्स में क्या भेज रहे हैं, क्या उस बच्चे को इज़ ही फीलिंग लेफ्ट आउट, इज़ ही फीलिंग अ लिटिल सेक्लूडेड, ये तमाम थीम्स हैं जिस पे ये काम करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट कि वो बच्चे या वो फैमिलीज़ जो रेगुलर इंसुलिन नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए भी बड़ा इनका अहम किरदार है, क्योंकि एक वाहिद ज़रिया ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, ज़िंदगी को कंटिन्यू करने का, वो इंसुलिन की दवाई है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। इनके नंबर्स, इनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। जो मुखैर अफराद इनको हेल्प करना चाहें, वीड बी इनकरेजिंग यू टू मेक अ डोनेशन टू मीठी ज़िंदगी। सना, एनी लास्ट वर्ड्स दैट यू वांट टू लीव माय व्यूअर्स विद, खास तौर पे जो ये समझते हैं कि कोई भी कंडीशन अगर इस तरह की हो, देन दैट प्रोबेबली मीन्स लाइफ्स कम टू अ हॉल्ट? मैं ये कहना चाहती हूँ कि when something happens to you, आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप उसके आगे ख़त्म हो जाएं, अपने आप को गिरा लें, हार मान लें, या फिर आप खड़े हो जाएं। बिल्कुल। जिस तरीके से मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारी मुश्किलों से गुजर के मैंने उसके साथ में खड़े होकर दिखाया, बट व्हेन यू स्टैंड अप, मेक श्योर कि वो लोग जो आपके साथ इस रास्ते के मुसाफिर हैं, आप उनका हाथ भी थामें और उनको खड़े होने की हिम्मत दें। वेरी नाइसली पुट, थैंक यू सो मच सना, यू डेफिनेटली अ चैम्पियन, क्योंकि हम देखते हैं कि अपनी जो कंडीशन है, अपनी वीकनेस जो दुनिया समझती थी, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, दैट इज़ द ट्रू आई थिंक एसेंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। इसी के साथ हम बढ़ते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे जल्दी, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान।
शी इज़ डन सम ट्रिमेंडस वर्क, चाहे वो डेकोर के हवाले से हो, फिनिशिंग के हवाले से हो, या फिर रेसिपीज़ हो। हमारे साथ मौजूद हैं नाहिद अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नाहिद आपा, कैसी हैं आप? सो वेरी मच प्लेजर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट जी, ज़राए जो आपको बताते हैं उसको आपको महकमों से, इदारों से कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं इम्तियाज़ अली अब्रो साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं सिंध फूड अथॉरिटी के। अस्सलाम वालेकुम सर। तो ऐसा बात आप ही से शुरू कर लेते हैं कि आए दिन, क्योंकि आपका ये रोज़ का काम है एंड ऑफ कोर्स कहीं पे नेग्लिजेंस हो रही होती है तो आप उस तक जाते हैं। एक चीज़ जो हम आमतौर पे महकमों से, इदारों से सुनते हैं, वो कहते हैं हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं हैं टू इंश्योर कि, अब जैसे कराची शहर की ही बात की जाए, इतना वसी शहर है, हर कोने में, हर नुक्कड़ पे हमारे पास दुकानें, बेकरीज मौजूद हैं। सो डू यू नॉट हैव द रिसोर्सेज कि आप हर जगह क्वालिटी अश्योर कर सकें? हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू कि आपने गवर्नमेंट के इदारे का भी मौक़िफ़ जाना इसमें मैटर पे। मैं इसमें एक बात करता हुआ चलूँ कि दिस इज़ नॉट द वे इन विच वी आर पोर्ट्रेइंग द थिंग्स। बेसिकली वसाइल भी हैं, काम भी हो रहा है, मगर क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा अपने काम करते रहते, कोई मार्केटिंग नहीं कर सकता, जस्ट लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज के ये काम कर रहे हैं, तो काम तो हो रहा है। मगर कराची एक बहुत बड़ा शहर है जिसका इन्फ्लक्स ही, आप अगर माइग्रेंट्स देखें तो डेली लेवल पे कितने हज़ारों की तादाद में माइग्रेंट्स इन्फ्लक्स हो रहे हैं। तो सिंध फूड अथॉरिटी 2016 में इस्टेब्लिश हुई है, 2017 में हमारा कानून पास हुआ, 2018 में हमारे रेगुलेशंस हुए। तो दो वी आर इन द फील्ड सिंस लास्ट 16 मंथ्स ओनली, 16 महीने हुए, और सिंध फूड अथॉरिटीज़ ऑलमोस्ट ऑन ईच एंड एवरी चैनल, और जो काम हो रहा है तो वो बड़ा अच्छे तरीके से हो रहा है। वी आर चेकिंग ऑन इट। अच्छा, जो हमारी परसेप्शन है वो ख़राब इसलिए होती है क्योंकि आप देखें कि बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें दिखाया जाता है कि जी छापा मारा गया है, फ़लानी जगह पे आपको दिखाया जाता है कि देखें आटा कैसे पड़ा है, चीनी कितनी ख़राब है, चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं वो ख़राब हैं। सवाल ये पैदा होता है इम्तियाज़ साहब कि ये किसी ख़ास तबके का मसला है, यानी कोई एक डाउन ट्रॉडन मुतवस्सित तबके की जो बेकरीज़ है वहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा है, या फिर जिस तरह के यानी कराची से जुड़ी हुई बातें हो रही थी कि बेहतरीन रेस्टोरेंट्स के भी, बेहतरीन होटल्स के भी जब हमने किचन्स जाके देखे हैं वहाँ पे भी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे थे। आप इस मसले को पहले कैसे देखते हैं? यस, यू आर राइट, वी हैव विटनेस ऑल दीज थिंग्स के अच्छे खासे नाम वाले चेन जो है, भले लोकल हो या इवन मल्टीनेशनल भी, में कभी कभार कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके इश्यूज आ जाते हैं, जो उनके प्रॉपर चार्ट्स बनने चाहिए, हैसब सर्टिफिकेशन होती है, इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उनमें भी कभी कभार हमें कभी रेंसिडाइल, कभी छोटे मोटे इश्यूज आ जाते हैं। मगर अगर हम लोकल इंडस्ट्री की बात करें, द सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। इट इज़ ऑल अबाउट द अवेयरनेस एंड एजुकेशन। मालकान, हम जब फील्ड में होते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो मालकान कंप्लीटली रिलाई करते हैं अपनी लोअर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो हमें 3 किस्म की हाइजीन के इश्यूज होते हैं। एक तो पर्सनल हाइजीन, वर्थ कोटिंग के जी वो पैथेटिक होती है, इसको ज़रूर मेंशन करूंगा मैं इस थ्रू आपके चैनल के कि ये होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। कि आपके बंदों के हमने देखे कि नेल्स ऐसे बुरे होते हैं, हैंड कवर्स तक, वो हेड कवर्स तक नहीं पहने होते, उनके हेपेटाइटिस A, B, C की टेस्ट नहीं होते, मेडिकल टेस्ट नहीं होते। तो दिस इज़ अ रूटीन फिनोमेना विच वी फेस ईच एंड एवरीवेयर। और मेरे ख्याल में कल्चरल एक्सेप्टेंस भी बहुत है। अगर आप नोटिस करते हो, आज ही देखिएगा जी दोपहर में कितने सारे घरों में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, ऑफिसेज में आप बाहर से खाना मंगवाएंगे। आप चलें खाना बहुत अगर हाइजीनिक भी कहीं से मंगवा लें, होम कुक फूड मंगवा लें, आमतौर पे हम तंदूर से रोटी मंगवाते हैं, और उस तंदूर का हाल नाहिद आपा जो उन्होंने बात की, पर्सनल हाइजीन तो छोड़िए, वो गंदे मैले तरीके से कोई बैठा होगा, उसके दाढ़ी के बाल से लेकर सर के बालों तक हर चीज़ आटे में जा रही है, एंड वी आर फाइन विद दैट। हम खुद क्यों, व्हाई आर वी ओके विद इट? आई थिंक बिकॉज वी आर इम्यून टू इट नाउ। हाँ, एक इम्यून हो जाते हैं ना, दैट इज व्हाट हम सुनते, इतना हमने सुना कि नाउ वी आर इनटू इट। हाँ, आप जाएं, जब अभी ये महंगाई का शुरू हुआ तो दे सेड कि महंगाई होगी, व्हाट शुड यू से अबाउट इट? आई सेड मुझे तो नहीं, नजर नहीं आ रही, बिकॉज व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस ऑल द रेस्टोरेंट्स आर फुल। आप जिसके बारे में सुने भी, वहाँ आप लाइन, यू हैव टू वेट, एंड न्यू वंस आर ओपनिंग। आई थिंक ये हर घर की कहानी है। आई वुड से एक औरत अगर अपने को प्लान कर ले, ऑर्गेनाइज कर ले, वी गो इनटू शॉर्टकट्स। अब हमने नहीं है, वहाँ से मंगा लो, होम डिलीवरी शुरू हुई है। आप ये सोचिए, एक छोटा सा घर, एक घर है, किचन छोटा सा है, ओके, हर घर की बात कर रही हूँ, एंड आप, यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ वन हेल्पर इन द हाउस,
यू अनलेस आप ना लगे आपका घर साफ नहीं रहता। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि बाहर से आपको हर चीज़ साफ मिलेगी? नहीं, मेरा पास सवाल है कि देखिए छोटी दुकानों पे भी लोग, आप देखें ना, बड़े बड़े अब हमारे यहाँ जो नाम है उनकी पहले बड़ी हम्बल बिगनिंग्स थी। आप जो बेहतरीन हमारे शहर के मुल्क के मिठाई वाले हैं, दे स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल Yes. प्लेस। बर्गर से कोई उन लोगों ने कहा कि हॉकर्स की तरह शुरू किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता चला गया, लोगों को पसंद आया। तो छोटे और बड़े की बात या सस्ते की बात या हाँ। म्यारी की बात हो म्यारी रही है। की बात है। नहीं रहा, क्या हो गया है हमारे माशरे में कि कराची शहर में जब हम बात करते हैं कि जी हर तरफ कचरा है, गार्बेज के डंपस्टर्स बने हुए, हम इतने अंधे, इतने इम्यून कैसे हो गए हैं कि यहाँ पे गार्बेज का ढेर पड़ा है, उसी के साथ एक ठेला है और उस ठेले पे रश है, लोग खा रहे हैं। What is wrong with us? दिस इज जब आप एक देखें ना, एक जगह एक स्मेल हो रही होती है, आप जब जाते हैं यू फील दैट स्मेल। Yes. थोड़ी देर बाद आप काम करने लगते हैं, हाँ। तो वो इम्यून, आप लोगों को मुझे लगता है घर में खाना बनाना ही नहीं है, हम आदी हो चुके, कहीं से भी आ जाए XYZ से, वॉट एवर दैट प्लेस, Yes. एज लॉन्ग एज आपने नहीं देखा आपका हेल्पर गया वो नान ले आया, तो आई वुड नॉट लाइक टू ईट। Yes. फिर आप अपनी फैमिली, जब आप काम कर रहे होते हैं, तो मैं अपनी चिकन हो जो मैं बहुत अच्छी तरह धोती हूँ, आई लुक इनटू पीसेस। आप अगर घर में अपने कोई इवेंट कर रहे हो और सिर्फ केटरिंग सर्विस को आप एंगेज करते हैं, आप जरा सिर्फ हाल देखा करें, जिस हाल में वो जो कटलरी जिसको आपने बड़ा महंगा, हो सकता है आपने 2000-3000 रुपए पर हेड दिया हुआ हो, खाना जब आपके घर में पहुंचता है, दिन की रोशनी में अगर वो उतर रहा हो तो आपसे खाया ना जाए उन बर्तनों में, फिर वो एक बड़े से थाल के अंदर सारे बर्तन एक साथ धुलने लग जाते हैं। राहत, आप एज अ शेफ यू स्टडीड दिस। अभी जो थोड़ी देर पहले इम्तियाज साहब बात कर रहे थे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अब आप लोगों को हायर करते हैं व्हेन दे आर प्लानिंग देयर किचन। बिल्कुल। मुझे बताएं, वेयर इज द डिस्कनेक्ट? क्या आपको लगता है कि जो ओनर होता है वो कॉस्ट कटिंग करता है, वो कहता है कि भाई सस्ते में कर दो, उसको पता भी है कि ये बिल्कुल क्वालिटी ये होता कंट्रोल्स है। होने चाहिए, लेकिन वो उसका ख्याल नहीं कर रहे? देखिए, ये होता ज़रूर होगा, लेकिन जैसे कि अगर आप 7 शेफ की बात करें, जो हमारी रेस्टोरेंट कंसल्टेंसी कंपनी है वो मेक श्योर करती है कि हम अगर कोई चीज़ किचन लेआउट भी कर रहे हैं, हम एक रेस्टोरेंट ओपन करा रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम हर जगह काम करें। सही। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हम हैज़ब को फॉलो करवाना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि आप ये एक रेस्टोरेंट के ऊपर भी अपनी भी जिम्मेदारी होती है कि जैसे हमारी अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो उनकी अथॉरिटीज़ हैं, उनकी SOPs होती हैं काम करने की, तो वी मेक श्योर कि वो इंश्योर करते हैं हम कि वो उस पर चलें। सही। चाहे वो पर्सनल ग्रूमिंग हो आपकी, चाहे किचन में काम करने का तरीका हो, हमारे प्रॉपर जो है उसको कहते हैं लेआउट्स बने हुए होते हैं कि ये प्रॉपर इस तरह से ये फंक्शन किया जाएगा। तो वी मेक श्योर जब हम किसी चीज़ की लेआउट करते हैं या चीज़ों को इंश्योर करते हैं तो हम सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट का अपनी एक जिम्मेदारी होती है कि उसको अपना ब्रांड नेम भी चलाना होता है। मुझे ये बताएं, अब ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू रेज। इम्तियाज साहब, कोई नया रेस्टोरेंट, अभी नाहिद आपा जैसे कही थी, हर गली हर मोहल्ले में रेस्टोरेंट खुल रहा है, जब इनके तजावुजात की बात होती है तो सब परेशान हो जाते हैं। एक रेस्टोरेंट खोलने का तरीक़ेकार क्या है? क्या वो आपके पास आते हैं? एट व्हाट लेवल आपसे परमिशन ली जाती है? क्या वो रेस्टोरेंट बनने से पहले आप उनका किचन लेआउट, वहाँ पे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये जाके चेक करते हैं आप? देखिए जी, इसमें दो चीज़ें मैं बड़े इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा है, ये अवेयरनेस क्वेश्चन है, ये बड़ा होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि इसमें सिंस मई 2018 सिंध फूड अथॉरिटी जब से इंटैक्ट हुई तो हमारे लिए दो चैलेंजेस आए। एक तो जो ईटरीज काम कर रही है उनको प्रॉपर उस स्टैंडर्ड पे लेके आना, इस पर ला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके आना, या जो हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रखते हैं सब सर्टिफिकेशन के, या लोकल हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं SOPs है हमारी, उस पर। दूसरा ये सवाल आया कि जी अब न्यू रेस्टोरेंट्स जो भी होंगे वो रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अभी इस वक्त तक क्योंकि जितनी अवेयरनेस हम देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट अपने तौर पे मीडिया चैनल्स के थ्रू, हम मीडिया चैनल्स को साथ में लूप पे रखते भी इसलिए कि दिस इज टोटली अ सोशल वेल बीइंग डिपार्टमेंट। हमारा जो काम है हर घर का, इवन मेरे बच्चे भी रेस्टोरेंट्स में खाते पीते, तो हर घर का काम है वो। तो इसमें नए रेस्टोरेंट्स अभी तक उस अवेयरनेस में नहीं आ पाए कि जब वो चाहें सोचें, उनको पता चले कि जी सिंध फूड अथॉरिटी के पास जब तक नहीं जाएंगे तो हमारा बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सका। दिस इज अगेन ऑल अबाउट द एजुकेशन के उनको देयर इज अ गैप जो यहाँ पे मौजूद है। बड़ी बड़ी चाहिए। ईटरीज ही जो पिछले 25 साल से 50 साल से पाकिस्तान में अगर काम कर रही हैं, जिनको कहा जाता है उनके थ्रू सैकड़ों लोग रोजाना वहाँ पे लंच एंड डिनर्स करते हैं, स्नैक्स खाते हैं, वहाँ पे उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कैसे मेंटेन किया जाए। इसके अलावा कॉल करके बताइए मुझे, क्योंकि जो मर्द हज़रात बाहर ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं, इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड हो गया है अब घर से बाहर खाना खाने का। हाउ डू यू मेक
श्योर, क्या आपके सामने ये सिचुएशंस आई हैं? अब मौसम तब्दील हो रहा है, हम बार बार कह रहे हैं डेंगू और दूसरे वायरसेस फैले हुए हैं, क्या हम ख्याल करते हैं? खुसूसन जी पंजाब से अगर आप हैं तो कॉल करें। ये ख़तरनाक तरीन खबर हमारे सामने आई थी कि इतने पता नहीं ढेरों मन मेंढक मिल गए हैं और उनके खाने बन के उनका सैंडविच आपको बहुत जल्दी मिल रहा होगा। इस पे आपका क्या रिएक्शन है, हमें बताइएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बहुत ही अहम इशू, हमारी कोशिश है, वालदैन खुसूसन माएँ इतनी मेहनत करती हैं, किचन में गर्मी हो सर्दी हो सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में आ रहे हैं उस पर भी नज़र रखना आप ही की जिम्मेदारी है। हमने आज सोचा था कि मौजू की शुरुआत ज़रा लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूस से भी करें। हमारे सुपर मार्केट्स में बड़ी ईजिली अवेलेबल हैं अब बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान से बाहर है, क्या हम इस बात का ख्याल भी रखते हैं कि उसमें हलाल और हराम का फ़र्क हमने देखा है या नहीं, या उसके अंदर बाकी मुज़र सेहत चीज़ें तो मौजूद नहीं हैं? क्या फूड कलर इस्तेमाल हो रहा है, क्या प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। एंड वी हैव जस्ट द राइट एक्सपर्ट्स विद इट। और फिर सबसे बड़ी बात, हम कैन फूड लेने के शौकीन तो बड़े अच्छे होते हैं, उसके ऊपर कोई खूबसूरत सी तस्वीर बनी है तो हमें लगता है हमने फ्रूट ले लिया है, उसको इस्तेमाल करने का भी तरीका होता है। आधे लोगों को ये तक नहीं पता कि वो जो आपका टिन का कैन है, एक दफ़ा अगर आपने उसको खोल लिया, आप देखें कि फ्रिज में वही रखा होता है, जंग आलूद हो रहा होता है, जो कि बना बनाया टॉक्सिक चीज़ है। यू हैव टू टेक इट आउट इन अनदर कंटेनर। इस दफ़ा मैं यूके गई, वहाँ पे बाकायदा कैंपेन शुरू हुई हुई हैं, लोगों ने अपने घर से प्लास्टिक के कंटेनर निकाल के बाहर फेंक दिए, क्योंकि अगर आप उसको माइक्रोवेव में रखते हैं, उसमें खाना भी रखते हैं, वो सब टॉक्सिक हो जाता है। हमारे यहाँ इसकी भी कॉग्निजेंस नहीं है। लोग डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की बात करें। फिर इसके अलावा जी हर घर में इस्तेमाल होता है नॉन स्टिक पैन, और उसके साथ हम अपने बड़े रिवायती देसी अंदाज में हमने रखी हुई है लोहे के चमचे, जिससे हम कबाब जब फ्राई करते हैं उसके बाद उस पर जरा सी खुरच क्यों ना लगी, दैट इंटायर पैन बिकम्स टॉक्सिक। और हम अपने घरों में देखें कि उसको इस्तेमाल किए चले जा रहे। नाहिद आपा, एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दैट? आई वाज जस्ट थिंकिंग, जब व्हेन आई वाज स्मॉल तो हमारे यहाँ वो तांबे के बर्तन वो इस्तेमाल होते थे। अच्छा, फिर जब व्हेन आई गॉट मैरिड, मैंने कहा अम्मी प्लीज ये वाली चीजें हटाएं, ये we got these thing, I got it from London, वो hot and carry, got all those things. अच्छा, अब my mother last year she expired, उससे पहले अम्मी ने कहा मुझे पता है ये जो मेरे कोफ्ते की पतीली अलग होती थी, कहते हैं वो रिक्वायरमेंट है फॉर योर बॉडी, इसमें खाना पकता है, ब्रास है या वॉट एवर, वो कलई होता था एंड एवरीथिंग। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज स्मॉल, ये कलई वाला आता था। आज कहा जाता है, अब मैं वो निकाल रही हूँ। तांबे की जो चीज़ें होती हैं, पहले ज़माने में जो कॉपर ग्लासेस होते थे, क्या आपको पता है कि आज की रिसर्च ये कहती है कि जब आप उसमें पानी पीते हैं ना, तो हर दफ़ा आपके पानी के साथ कुछ कॉपर ट्रेसेस आपकी बॉडी में जाते थे, जो कि न्यूट्रिएंट्स के तौर पे, मिनरल्स के तौर पे आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सलमान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सलमान, क्या कहेंगे, आपने कोई ज़बरदस्त मेंढक की डिश खाई अभी तक? नहीं, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ, मैं मेंढकों से दूर हूँ। हाँ जी, खाई भी होगी तो पता नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के मौजू के बारे में? मैं मतलब अगेन अप्रिसिएशन ही है मेरी तरफ से कि आपका इंटरेस्टिंग है इस हवाले से। थैंक यू। मैं ये सोच रहा था कि जी, जो मुल्की और गैर मुल्की प्रोडक्ट्स के हवाले से, हाँ जी, तो मेरा ये ख्याल है कि अप्रिसिएशन में बड़ी कमी है। हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल, उनकी जो अप्रिसिएशन है, खास तौर पे हमारी जो मीडिया का किरदार है वो बड़ा मैटर करता है। बहुत कम प्रोग्रामिंग ऐसी है जो हमारे अनसंग हीरोज को तलाश कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का जी। छोटे होते थे, मिचल्स के फार्म्स के एड्स देखते थे कि हमारी लोकल प्रोड्यूस कितनी अच्छी है, जैम जली, इन्हीं पे हम बड़े हुए। लेकिन मुझे लगता है, और अभी मेरे हाल ही में होने वाले इस्लामाबाद के प्रोग्राम में जिसमें हम इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे थे, शब्बर जैदी साहब ने, दिस स्टेटमेंट वाज मेड फॉर बाय हिम, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अलमिया, हमारी इकोनॉमी का सबसे नुकसानदेह पहलू ये था कि हम प्री मेच्योरली डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए। अगर आप देखें
90 की दहाई तक लोगों ने अपने जैम्स, अपने बटर्स, अपनी चीज़ें प्रोड्यूस की थी और उसके बाद फॉरेन चीज़ों के लिए मार्केट खोली थी। हमने बहुत जल्दी ये दरवाजे खोल दिए जिसकी वजह से भी हमारी आदतें ख़राब हुई। रात क्या कहेंगी, लेकिन इसमें हल्का सा भी अगर कंपैरिजन करें, कॉर्न की बात कर लेते हैं, जो आपके कॉर्न अगर आप इस्तेमाल करते हैं सैलड्स वगैरह में, लोकल प्रोड्यूस होता है, हम कहते हैं नहीं मज़ा नहीं आया, ना ये उतना चमकदार दिखता है, ना ये उतना स्वीट है। और ऑन दी अदर हैंड जो फॉरेन कंपनी का अगर हम कॉर्न का कैन लेते हैं उससे बड़े हम खुश होते हैं। आपको एज अ शेफ इसको कैसे देखती हैं? मैं अगर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो इम्पोर्ट करना किसी भी जगह, किसी भी कंट्री के लिए तब तक जो है गलत नहीं है जब तक वो एक्सेसिव ना हो। ठीक है, हम एक्सेसिव की तरफ चले जाते हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी बहुत है कि इम्पोर्टेड चीज़ हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें लगता है वो बहुत अच्छी होगी। हम ये इस बात पे नहीं जाते कि हम लोकली ये प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते और हैं। अक्सर जब आप बहुत ज़्यादा कदगन लगाते हैं, जैसे अगर आपने टैक्सेस और चीज़ें बढ़ा दी तो फिर ये बूटलेग स्मगल होने लग जाती हैं। और यानी आप यहाँ पे कराची में आपको कई ऐसे स्टोर्स मिल जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह कराची से दिन में 4 या 5 बल्कि 14 कहा जाता है कि मुख्तलिफ औकात में फ़्लाइट जाती हैं तो दुबई। आप कईयों को कहें कि जी हमें फ़लानी चीज़ चाहिए, वो कहते हैं अगली फ़्लाइट से मंगा देते हैं आपको। अगर मैं इस इंडस्ट्री से थोड़ा सा अगर रेस्टोरेंट कंसल्टेंसी और इसके उस पर बताऊं तो माइक्रो हर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। आप माइक्रो हर्ब्स हैं, केल हो गया, आपका रोमन लेटस हो गया, लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ये पहले दुबई से जो है मंगाए जाते थे, इंपोर्ट किए जाते थे, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप कोई डिश क्रिएट करते हैं जो कि इंपोर्टेड चीज़ों पर रिलाई करता है तो उसकी फूड कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ जाती है। तो मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है? आप छोटे छोटे ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, अगर आपको पता है कि केल, पार्सले, लेटस ये लोगों को पसंद है तो ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मर्स के लिए इंसेंटिव होना चाहिए। ये है कि हम अवेयरनेस देते हैं, हम अवेयरनेस नहीं दे पाते। एक एवोकाडो की मिसाल दूंगी मैं, 2004 में इट वाज ओनली 45 फॉर 1 पीस। जी, आज आप जाएं तो 350 टू 450 के लिए एक पीस मिलता है आपको। इवन कैप्सिकम, आप बेल पेपर्स यहाँ क्यों नहीं कर सकते, कल्टिवेट कर सकते, लेकिन इसके लिए हमें फार्मर्स को एजुकेट करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। हम अपने वेंडर्स तो तलाश कर लेते हैं, हाँ। वो उससे आपसे भी कमाते हैं, लेकिन आपने क्या अपने फार्मर्स को बताया कि ये क्रॉप्स आप कल्टिवेट कर सकते हैं? भाई जो देखने वाले हैं, खास तौर पे अगर आपका ताल्लुक एग्रीकल्चर से, एक तो माशाल्लाह यही शब्बर ज़ैदी साहब की कुछ फिगर्स का आपको कोट कर दूं कि 4 अगर मेन हमारे मेजर एरियाज हैं जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग देख लें, सर्विसेज देख लें, एग्रीकल्चर देख लें। एग्रीकल्चर हमारे अटैक ज़्यादा दे नहीं रहा, तो आप एटलीस्ट अपने आप को अडेप्ट ही कर लें। एवोकाडोज़ की, केल की, पार्सले की, जिन चीज़ों की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, अब तो बल्कि यहाँ तक बात की जाती थी, मुझे अच्छी तरह याद है शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जब एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का जिक्र बड़ा हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जी यूएई की कंट्रीज तैयार हैं आपके मुल्क में फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए, पैसे देने के लिए, लेकिन फिर वो प्रोड्यूस वो ले जाएंगे, हम फिर उनसे दोबारा मंगा रहे होंगे महंगे दामों में। तो प्लीज अपने लिए भी जरा चीजों को एडजस्ट करें। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मारल कॉलोनी कराची से। क्या हाल चाल है रियाज साहब आपके? अल्लाह का शुक्र है, आज भी बहुत अच्छा मौजू पे बात हो रही है। बात यह है कि हम लोग के यहाँ जो सिस्टम है ना, अब किसी बाहर कंट्री में चले जाए तो ये फूड पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। मैं आज पे गया था तो वहाँ पे मैंने देखा, बात यह कि हमारे यहाँ जो ये फूड इंस्पेक्टर वगैरह जो महकमा है इसका, अगर ये इस पे सही तरीके से चेक एंड बैलेंस रखे, और सेकेंडली ये कि जो हमारे यहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं या रेड़े वाले हैं, अगर इनको एक दफा आप मीडिया, अब माशाल्लाह मीडिया हमारा इतना हो गया, कोई भी बात है तो वो 1 मिनट में पूरे एरिया तक पहुंच जाती है, हर गली में। तो अगर इन पे सही तरीके से जुर्माने किए जाएंगे, नहीं 5,000 10,000 नहीं, जब इन पे टाइट करके जुर्माने करेंगे और इनके कहेंगे कि ये क्वांटिटी है, इसके हिसाब से आपने रखना है, याद रखिएगा आपका होटल हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा या उसे बिल्कुल ही नजर। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। इम्तियाज साहब, आई नो ही इज टॉकिंग अबाउट अ परफेक्ट वर्ल्ड। आपने खुद कहा कि अभी तो इदारे को बने हुए, महकमे को बने हुए थोड़ा अरसा गुजरा है, लेकिन आप क्या समझते हैं, ब्लैक लिस्ट किया है अभी तक आपने किसी रेस्टोरेंट, किसी शेफ को, किसी कंपनी को? मैं इसमें आपको एक स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी शेयर करूँ कि पहले तो आप उस कनेक्टिविटी में जो आपने मल्टीनेशनल वर्ड्स की बात की, तो देखिए हम बात तो कर रहे हैं मगर आपको इस स्टैटिस्टिक्स पे नज़र रख के बात करनी पड़ेगी कि ओनली हार्डली आप अंदाज़ा करेंगे 7 to 10% ऐसे बंदे हैं जो मल्टीनेशनल ब्रांड को अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। उसमें भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, वरना 90% तो लोग आपके वही हैं जो लोकल फूड खा रहे हैं। हम भी यही पसंद करते हैं, लोकल फूड से जाके खाते पीते हैं। इशू कहाँ आता है, और इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन दी बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर,
कि कंज्यूमर को अगर अफोर्डेबिलिटी इज द मेन इंपॉर्टेंट इशू, कि अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, अगर आपको एम्बियंस पसंद है, इफ़ यू गो फॉर द ट्रेसेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आपकी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं, हमारा कोई रेयर एक दो दफ़ा चांस हुआ होगा इंस्पेक्शन के दौरान कि उनकी ट्रेसेबिलिटी गलत हुई हो, अदरवाइज दे पोर्ट्रे ऑल एंड ईच एवरीथिंग ऑन देयर नेग्लिजेंस कहाँ पे आती है? एक्सपायरी के बाद भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो भी अगेन यहाँ के लोकल जो शेल्फ लाइफ होती है, वो मैनेजर्स जो मैनेज नहीं कर पाते, उनको चेक नहीं कर पाते, मैं उनकी कोई वो नहीं कर रहा, मगर उनमें एटलीस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। अच्छा, ब्लैक लिस्टिंग क्विकली, हैव यू ब्लैक लिस्टेड? हमने, मैं आपको कार्रवाई जो उनके खिलाफ होती है, बिल्कुल हमने कोई 66 रेस्टोरेंट्स अभी तक सील किए हुए हैं, 66 रेस्टोरेंट वाइडली पब्लिसाइज्ड ऑन द मीडिया। इनमें से कोई ए लिस्ट रेस्टोरेंट भी था? हाँ जी बिल्कुल है, मगर मैं नाम नाम नहीं कोट कर पाऊंगा, मगर है, बिल्कुल है। सबसे ज्यादा नेग्लिजेंस आपको किस तबके में नजर आई इन 66 में से? मैं आपको बताऊं कि इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा असल शुरुआत है रॉ मटेरियल से। हाँ, शुरुआत हो रही है रॉ मटेरियल से, फ्रॉम फार्म टू फोक। ओके, अब इस चेन को आप देखेंगी तो काफी सारी चीजें आ जाती है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात तो आप हजार्डियस वाटर पे तो आपकी ज़राअत हो रही है, सही, लेट्स अज्यूम वहां से ही शुरू हो गई। आप कितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल कर लें, अगेन उसके तो रिजल्ट्स उससे भी खराब आने के बिल्कुल। और कभी कभार आप देखें क्या सितम ज़रीफी होती है कि धूल, मट्टी, गंदगी, बहुत ज्यादा ऐसा रशी कॉर्नर जहां ट्रैफिक का होता है, वहीं कोने में आपको एक हेल्दी जूस वाला मिलता है। मुझे नहीं पता उस जूस में कितनी हेल्दी चीजें रहती है, और सबसे ज्यादा रश भी होता है। 2 रुपए 10 रुपए का आपको नारंगी का जूस भी मिल जाएगा, उसमें कौन सी ये ऑरेंजेस डाल रहे हैं मुझे नहीं पता, आपको हर जगह नजर आता है। एक वो 2 रुपए का लिम्का एक जमाने में मिलता था नाहिद आपा, आज उसका क्या रेट है ये नहीं पता, लेकिन बहरहाल जी ये बड़े कॉमनली चीजें। हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद आने के बाद। पहले हमने ये मुहावरा सुना था, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुर्गी के बगैर लोग दाल भी नहीं खाते। नाहिद आपा से मैंने पूछना है, ये जो चिकन पाउडर है, ये चिकन की हड्डियों को गला के बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं और इसमें क्या है, और क्या इसको रेकमेंड भी करेंगी वो या नहीं? एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अभी ब्रेक पे बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू ये हो गई कि हम हर चीज़ आउट ऑफ द पैकेट करने के बड़े आदी हो चुके हैं। चाहे दाल बनानी हो, सब्ज़ी की भुजिया बनानी हो, हर चीज़ का मसाला मिलता है। मसाले पे इक्तफा नहीं है, सिर्फ पाउडर नहीं मिलता, प्री कुक्ड भी मिलता है, करी पेस्ट भी मिलती है, सब चीज़ें। यानी आप कोई ऐसा जायका जो अगर आपको नहीं बनाना आता हो या आपके लिए मुश्किल हो, तो चलें समझ में आता है कि आपने उसके लिए कोई सॉस या कोई कैन ले लिया, लेकिन समटाइम्स व्हाट इज़ ईजिली अवेलेबल, व्हाई आर वी लूजिंग द एसेंस के हम कोशिश करते हैं कि वो भी बनी बनाई ईजिली कन्वीनियंट आपको मिल जाए। नाहिद आपा से जाने से पहले मैंने सवाल किया था, ये जो हर चीज़ पे हम छिड़क कर खुश होकर चिकन पाउडर डाल रहे हैं, इसमें क्या डलता है? ये कैसे मुर्गी पाउडर बन जाता है? जो भी चीज़ पैक्ड है, चाहे वो बॉटल हो, चाहे वो पैकेट हो, प्रिजर्वेटिव इज अ मस्ट। चाहे वो जूसेस हो, हम कहते हैं ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, नॉट एट ऑल। अच्छा, और पढ़ना हमने क्योंकि आदत छोड़ डाली दिया है, जूस का कोई भी पैकेट अगर आप लेते हैं, टेट्रा पैक अगर होता है, उस पर क्लियरली लिखा होता है, ऊपर सामने हम पढ़ लेते हैं मेड विद रियल फ्रूट, फिर पीछे जरा पलट के देखें उस पर लिखा होता है रियल फ्रूट का जो कंटेंट है वो 5 to 10% है, बाकी 90% उसमें चीनी, पानी, रंग, प्रिजर्वेटिव होता है। ये हमें याद नहीं रहता। हम पढ़ना नहीं चाहते ना हम, अगर हम बाहर के मुल्कों की बहुत मिसालें देते हैं, सही, लेकिन बाहर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो आप पूरा पढ़ा जाता है, इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, इतनी कैलोरीज हैं, इसमें ये चीज़ डली हुई है। हाथ में मोबाइल है लेकिन यूज़ नहीं करते हम उसे, कि आप उसको गूगल कर लें, हम कुछ पढ़ लें उसमें से निकाल के कि भाई ये चीज़ क्या है, ये कंटेंट क्या चीज़ है, हलाल है या हराम है, हम इसको यूज कर सकते हैं आप क्योंकि बैक एंड जानते हो उसका, मुझे पता है वेयर इज द गैप। एक आम तासुर ये है कि अगर हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें काफ़ी लोग आपके मिडिल क्लास इनकम के भी होंगे जिनकी परचेजिंग पावर भी है। क्या वजह है कि अगर हम यूके में देखते हैं स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, लोग फ्रेश सैंडविचेस बनाते हैं जो सुबह रखे जाते हैं, शाम तक ख़त्म हो जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन, 2 दिन से ज़्यादा सैंडविच आपको फ्रिज या उसकी डिस्प्ले में नज़र नहीं आएगा।
पाकिस्तान में माशाल्लाह हफ्ते पुराना सैंडविच भी आपको नजर आ रहा था, और जब आप उससे गलती से पूछ लें तो कहेगा बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। तो वेयर आर वी मिसिंग इट? SOPs पे काम नहीं करते। हाँ, SOPs पे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जी। ठीक है, अगर हम उस पर काम नहीं करते, हम चाहते हैं कि अगर ये चीज़ महंगी है मैं इसको चला लूँ, ठीक है, मैं इसको 10 दिन बाद भी यूज़ कर सकूँ, लेकिन अब ये जना इतना नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को अवेयरनेस है। अगर आपको सैंडविच दिया जाए, अगर वो रफ होगा, अगर वो बहुत रॉटन होगा, आप फौरन बोलोगे आई डोंट वांट टू ईट दिस वन, आई नीड अ फ्रेश वन। अच्छा, एक चीज़ जिसमें मैं बहुत ज़्यादा, यानी पर्सनली ये मेरा पेन पॉइंट है, हम अपने तमाम देखने वालों को प्लीज़ ट्राई टू टेक अवे प्लास्टिक, और ख़ास तौर पे आप आजकल जी बड़ी कैंपेन चल रही है कि आप खाना खुद ना बनाएं, बाहर से मंगवा लें। इम्तियाज़ साहब, क्या इस पे हम काम कर रहे हैं कि जितने फूड आउटलेट्स डिलीवरी कर रहे हैं उनका जो पैकेजिंग है वो नॉन सस्टेनेबल है? वो इतना बड़ा प्लास्टिक का थैला आपको देते हैं, कंटेनर प्लास्टिक के देते हैं, उनका रीयूज कुछ नहीं है। कराची शहर में गार्बेज इतना है। क्या इस पे फूड अथॉरिटी काम कर सकती है कि आप इनको नोटिस दें कि हम सारी की सारी सस्टेनेबल पैकेजिंग पे लेके जाएं चीज़ों को? देखिए, इसमें हम ये कर सकते हैं कि प्रिकॉशनरी काम कर सकते हैं, बाकी हमने उस पर काम किया भी है। मैं उसमें बताता हुआ चलूँ, मैं रिसेंट आप प्रोग्राम के बाद में आपसे एक नोटिफिकेशन शेयर करूँगा। जो सिंध फूड अथॉरिटी ने स्टायरोफोम्स को बैन कर दिया है। सही। स्टायरोफोम ये वो चीज़ जिसमें चाय का कप या आपके बिरयानी आम आपको हर जगह बिरयानी, सैंडविचेस, नूडल्स सब उससे मिलते हैं। अगर उसमें, क्योंकि नाहिदा आपा को भी पता होगा कि इसमें मैं एक बात बताऊं कि जब आपका गर्म कोई फूड अगर उसके साथ हो तो उसमें कैंसरस हज़ार्ड्स जाके आपके फूड इंग्रेडिएंट्स में जाके मिल जाते हैं। तो सिंध फूड अथॉरिटी ने उसको बैन कर दिया। अगेन, एक अखबार का पेपर आपने देखा होगा कि जिसमें लपेट के रोटी या समोसे या पकौड़े लिए जाते हैं, तो दीज आर द मेजर कंज्यूमर्स। शाम की पूरी खबर आपकी रोटी पे छप जाती है जनाब। अभी ये देखें कि ये अवेयरनेस वो है जो हमने किया है। हमने पब्लिसाइज कर दिया, 3 लीडिंग न्यूज़पेपर्स में दे दिए, हमने मीडिया के थ्रू पब्लिसाइज कर दिया, फेसबुक है हमारा। अगर लोग भी थोड़ा सा वही जैसे इन्होंने बात की कि जी फेसबुक थोड़ा गूगल कर लें, कुछ चीजें कर लें, कोई सर्च आउट कर लें, लोगों को अवेयरनेस हो। माय क्वेश्चन इज, मैं तो अभी भी जिस भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, आप बड़े बड़े कोई भी नाम ले लें, चलिए पर्टिकुलरली किसी को सिंगल आउट नहीं करते, आज भी मैं अगर उससे कहती हूँ मुझे टेक अवे दें तो आपको वही स्टायरोफोम का डब्बा, वही प्लास्टिक का थैला, बल्कि साथ में प्लास्टिक फोक और चमचा और स्ट्रॉ मिलेगा। ये 16 सितंबर को हमने बैन किया है, 16 रिसेंटली, और अभी इस पे काम शुरू कर दिया है हमने। तो ये रिसेंटली आपको मार्केट से बिल्कुल एलिमिनेटेड मिलेगा, उस पे बड़ा काम। और दूसरा एक और चीज जो आप, सॉरी आपकी बात काट रही है इम्तियाज़ साहब, वी वांट टू ऐड समथिंग टू दैट? नहीं, इसमें मैं एक चीज, ये क्योंकि ये प्रोग्राम आपको बड़ा अप्रिशिएटेड कि इससे थ्रू पब्लिक को अवेयरनेस जानी चाहिए। तो मैं छोटी मोटी बातें अगर जो जन आपके थ्रू चली जाएंगी तो हमारा बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा, और अवेयर आपका भी काम हो जाएगा जो आप चाह रही हैं, सब चाह रहे हैं, एक सोसाइटी एज अ होल जो हम चाह रहे हैं कि एक तो खुली प्रोडक्ट्स जैसे ये बात की, तो उनकी ट्रेसेबिलिटी पे हमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। कई चीजें, अब पैक प्रोडक्ट की हम बात करें, ट्रेसेबिलिटी पे आपको कहीं भी मसाले इज अ मेजर थिंग, इज अ मेजर चैलेंज वी आर फेसिंग, कि आपको उसमें हर चीज मिलती है, काफी सारी चीजें मिला के मिक्सअप होके आती हैं। आप ओपन ऑयल इंडस्ट्री की बात करें, खुला तेल, आपके पास पॉपुलेशन जो है वो 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो डेली वेजेस पे या मंथली बेसिस पे राशनिंग करती है, और वो कभी कभार डेंजरस रूमर हमने सुना था, और मैं जानना चाहूंगी कि उस पर कोई काम हुआ है या नहीं। जितनी भी ये बेकरी प्रोडक्ट्स जिनको डीप फ्राई किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि गली गली आपको फ्रेंच फ्राइज के स्टॉल्स नजर आते हैं, समोसे पकौड़े बनते हैं, लोगों ने कहा कि एक तो ना सिर्फ ये कि सब स्टैंडर्ड ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, उसकी भी लॉन्जिटिविटी बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा डीजल ऑयल मिलाया जाता है। क्या इसकी कोई आपको खबर मिली या इसको ट्रैक किया? इस पे भी हमारा काम हुआ है, मैं जरूर आपसे भी शेयर करूंगा बाद में, प्रोग्राम के बाद। मगर इसमें मैं बताऊं कि ओपन ऑयल से टोटली बैन हो चुका है। अब ओपन ऑयल पे इंस्पेक्शन शुरू हो गई है। जब तक ये सैम्पलिंग टेस्टिंग एक हमारा प्रोसीजर, स्टैंडिंग प्रोसीजर है, जो हमने डेफिनेटली लाभ और कहाँ से किया है, वर्ल्ड प्रैक्टिसेस से, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं उनसे हमने दुबई से, कनाडा से, यूके से, यूएसए से, वहां से हमने अडॉप्ट की है चीजें। तो उनके पास आपको कहीं भी, आप बताएं कहाँ इंडस्ट्री में, दुनिया में कहाँ ओपन ऑयल मिलता है, जहाँ कोई भी चीज चले, आप बिस्मिल्लाह बिरयानी भी नहीं मिलती कि अगर आप इस तरह का नहीं करते कि आपने घर में एक 5 किलो का पतीला बिरयानी का बना लिया और उसी को रेड़े पे आप निकल के आज की दिहाड़ी उससे कमा ली। एनीबडी हु सेलिंग फूड अब्रॉड, उसके पास एक लाइसेंस, कोई तरीकेकार होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। अब इसमें हम रोजगार की और बाकी चीजों की भी बात करते हैं, नाहिद आपा, वी अलाउ देम टू डू दैट, क्योंकि
जो गुर्बत है उनकी भी डिमांड मौजूद है। लेकिन एक आखिरी चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहलवाना चाहूँगी कि जहाँ हम प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं और हम कहते हैं कि फूड का टेम्परेचर किस चीज़ में, कंटेनर में आपने रखा है, साल से हम अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को पाकिस्तान के आप टेम्परेचर्स देखिए, हम प्लास्टिक का लंच बॉक्स देते हैं। बिल्कुल, ये सही है गलत है, इसके बारे में आप पेरेंट्स को क्या कहेंगे? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपने देखा गर्मी वो चीज़ जब आप फ्रेश भी बनाते हो खाने के काबिल नहीं होती, उसमें उस बॉक्स में स्मेल आनी शुरू हो जाती है। सही। अभी मैं एक शो करी थी एंड दैट वाज समथिंग वेरी नाइस। हमारे बच्चे 1 बजे, 1:45 बजे छुट्टी हो जाती है। सही। ओके, दे डोंट नीड प्रॉपर लंच टू टेक टू स्कूल। हम अगर उन्होंने अच्छा नाश्ता किया हो तो किया हो तो उन बॉक्सेस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्राई फ्रूट है, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज स्मॉल, इट्स एजेस जी। हमारी जो यूनिफॉर्म होता था उसमें पॉकेट होती है, अम्मी उसमें ड्राई फ्रूट हैंडफुल डालती, अखरोट बादाम लेके जाते थे। नाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बस कम है लेकिन मैं इस टॉपिक को दोबारा जरूर लेके आना चाहूंगी, स्मॉल थिंग्स दैट वी कैन डू दैट विल एक्चुअली इंप्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बहुत शुक्रिया राहत, नाहिद आपा एंड इम्तियाज साहब फॉर बीइंग हियर। जी, प्लास्टिक की चीज़ों को जिस हद तक हो सके बैन कीजिए, क्योंकि गरम गरम खाना जब आप प्लास्टिक की किसी भी कंटेनर में डालते हैं वो हैजर्डस हो जाता है, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसी नोट पर आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।